हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकॉन देहरादून। दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि नॉर्सेट का एग्जाम ऑलमोस्ट आ चुका है। हमारे हाथ में 24-25 दिन है और इतना टाइम सफिशिएंट है एक क्विक रिवीजन के लिए अपना एंटायर सिलेबस का, ताकि आपका सिलेक्शन पक्का रह सके। आज हम बात करेंगे उन 5 पॉइंट्स की जिनके बेसिस पे आप अपना सिलेक्शन एकदम श्योर रख सकते हैं और अपने सिलेक्शन के एकदम करीब जा सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले आपके नोट्स, उसके बाद में जो आपकी गाइड बुक है वो, उसके बाद में आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, देन आपकी प्रैक्टिस एंड लास्ट एंड फाइनल आपका एंजाइटी कंट्रोल, आपका फोबिया कंट्रोल। इन 5 पॉइंट्स को अगर हम सेंटर में रखें तो दोस्तों हमारे सिलेक्शन और हमारे बीच में सिर्फ वो एग्जाम होने की ही दूरी रहती है। शुरुआत करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे नोट्स की। दोस्तों, जब आपको आपके टीचर्स ने पढ़ाया था, आपके टीचर्स ने आपके सब्जेक्ट्स के लिए शॉर्ट नोट्स या हम कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक्स लिखवाई गई थी। इन शॉर्ट ट्रिक्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, गो थ्रू हो जाइए। जो निम्नोमिक्स आपको लिखवाए गए हैं या फिर जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की वजह से आपका सिलेबस का एंटायर रिवीजन हो जाएगा, वो स्पेसिफिक पोर्शन जो एग्जाम में पूछा जाएगा। अब सर, इन सब के बाद भी अगर मेरे हाथ में टाइम हो तो मैं क्या करूं, या अगर मेरा डाउट क्लियर ना हो तो क्या करूं? उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस पर्टिकुलर पोर्शन को आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। जैसे अगर आप पीडियाट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो पीडियाट्रिक्स के अंदर एक चीज बहुत पूछी जाती है जो है जॉइंडिस। नाउ अगर आप जॉइंडिस पढ़ने बैठे तो एंटायर जॉइंडिस पढ़ने की बजाय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें वो पढ़ें। जैसे कि क्या इसकी पैथोलॉजी रहेगी, यानी कि पैथोलॉजिकल जॉइंडिस क्या है, फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस क्या है, कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, किसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे। उसके बाद में उसका मैनेजमेंट, कैसे आप पैथोलॉजिकल को ट्रीट करेंगे, कैसे आप फिजियोलॉजी को ट्रीट करेंगे, क्या फोटोथेरेपी है, क्या ड्रग्स हम देंगे, और इन दोनों के साथ साथ में फिर हम ध्यान देंगे कॉम्प्लिकेशंस पे। नाउ कॉम्प्लिकेशंस दोस्तों अगर आपको याद हो तो कॉम्प्लिकेशंस के पीछे दोनों रीजन होते हैं, आपका मैनेजमेंट भी और डिजीज की पैथोलॉजी भी, डिजीज खुद भी। इस तरह से आप अपने शॉर्ट नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नोट्स के थ्रू को। ओके, नाउ इन सब के बाद में आपके टीचर्स ने आपको स्पेशली हाईलाइटेड पॉइंट्स लिखवाए हैं, जिनके अंदर आपने अगर ध्यान दिया हो तो कुछ पॉइंट्स आपके बॉक्स के अंदर लिखवाए जाते हैं अलग कलर पेन से, स्टार बनवा के, 2 स्टार पॉइंट, 3 स्टार पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन उठता है। या तो वो ऑलरेडी आए हुए होते हैं और उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी में रहते हैं। अगर वो नहीं भी आए तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे क्योंकि उसके ऑप्शंस आपको क्लियर रहेंगे। इस तरह से आप अपने नोट्स को रिवाइज करिए, बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, आवर गाइड बुक। नाउ जो भी हमारी गाइड है, देखो सिंपल सी बात है, हम 2 तरह की कैटेगरीज में आते हैं। या तो हमने हमारी गाइड को ऑलरेडी रिवाइज कर रखा है, ऑलरेडी कंप्लीट है, या फिर हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं, नॉट डन। दोनों ही केसेस में गाइड तो पढ़नी है, लेकिन पढ़ें कैसे? अब अगर हम बात करें ऑलरेडी कंप्लीटेड, जिन लोगों ने ऑलरेडी अपनी गाइड बुक कंप्लीट कर रखी है, आप 1 बार 2 बार 3 बार उससे गो थ्रू हो गए हो, तो बेसिक टॉपिक्स, बेसिक क्वेश्चंस करने की बजाय वो क्वेश्चंस करिए जिनमें आप अटकते हो, जो आपके गलत होते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन आपके पिछली बार रॉन्ग हुए थे या जो आपके लिए हार्ड थे, जो आप आंसर नहीं कर पाए थे, उन क्वेश्चंस को करें। आपको पता है कि ह्यूमन हार्ट 4 चेंबर्ड होता है, हम लोगों में 206 हड्डियां होती हैं, हमारी नॉर्मल हार्ट रेट 72 है, हम लोगों में लगभग 5 लीटर ब्लड होता है। ऐसे क्वेश्चंस ना करते हुए वो क्वेश्चंस करिए जिनमें आप फंसते हैं। जैसे कि कोडा टेंडनी कौन से टिश्यू से बने हुए हैं, आपकी ट्यूनिका एंटेना कितना प्रेशर झेल सकती है, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें हम लोग फंसते हैं। नाउ सेम टाइम पे वो स्टूडेंट जिनकी कंप्लीट नहीं हुई है, जो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो क्या वो भी ऐसे करें? मैं उनको सजेशन दूंगा कि ऐसा ना करें। आपके टीचर्स ने जो आपके साथ में मेहनत की है उसको बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे दिया तो आपके बेसिक कभी क्लियर ही नहीं हो पाएंगे। उन बेसिक्स को सिर्फ थ्योरी पढ़ के क्लियर नहीं किया जाता, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी थ्योरी का कोई सेंस नहीं है। यानी कि आपको थ्योरी जो भी आपने आज पढ़ी उसके साथ साथ उसके क्वेश्चन निकालने हैं गाइड बुक के अंदर। जैसे कि आज आपने कार्डियोलॉजी पढ़ा, कार्डियोलॉजी के अंदर आज आपने पढ़ लिया कि मेरे को तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट पढ़ना था, ठीक है, आपने पीडीएम कार्डियोलॉजी उठाया, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट पढ़ लिया। अब उसके अंदर कौन कौन से डिजीज हैं, क्या माल पोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज होता है, क्या सेप्टल डिफेक्ट्स होते हैं, उनको पढ़ते पढ़ते उनके क्वेश्चंस साथ साथ निकालिए। साथ ही जो आपके शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनको भी रिवाइज करिए कि क्या ड्रग थी, क्या उसका मैनेजमेंट था, क्या उसका कॉम्प्लिकेशन था। क्योंकि जब पैरेलली चलेंगे तभी उस टॉपिक का बेसिक क्लियर होगा।
बट इसका मतलब ये नहीं जिनकी कंप्लीट हो गई है उन्हें थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिनकी कंप्लीट हो गई है उन्हें भी थ्योरी उसी पैटर्न से पढ़नी है। इस तरह से आप अपनी गाइड बुक को बहुत ही अच्छे से कम टाइम में प्रॉपरली गो थ्रू हो पाएंगे, प्रॉपरली रिवाइज कर पाएंगे। याद रखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरी है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो क्वेश्चन प्लस थ्योरी दोनों में चलना पड़ेगा। थ्योरी करोगे क्वेश्चन नहीं आता भूल जाओगे, क्वेश्चन करने बैठे थ्योरी नहीं पता तो क्वेश्चन कहां से होगा, गलत आंसर करोगे नेगेटिव मार्किंग में जाओगे। इसलिए दोनों की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। दोस्तों स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ उन 4-5 सब्जेक्ट्स को पढ़ के चले जाओ, नहीं, पढ़ना सबको है, लेकिन किसको कब कितना वेटेज देना है उसी की हम बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करें हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के अंदर एमएसएन की, नाउ एमएसएन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, लेकिन क्या मेरे को एंटायर एमएसएन पढ़नी है? एंटायर एमएसएन तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि कार्डियो, कार्डियो से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, एनाटॉमी के, फिजियोलॉजी के, डिजीज के, ड्रग्स के, रेस्पिरेशन बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं, जीआई बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं। उसके साथ साथ आप न्यूरो पे भी ध्यान देंगे क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बनता है, रीनल से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो जो ये इंपॉर्टेंट सिस्टम है उनके ऊपर भी आप उतना ही ध्यान दें। उसके साथ साथ एंडोक्राइन से भी क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर एंडोक्राइन तो बहुत बड़ी है, रीनल तो बहुत बड़ी है, तो उनके अंदर आप ये कर सकते हैं कि एंडो के अंदर हमने डीएम पे ज्यादा ध्यान दिया, उसके साथ साथ हमने थायराइड हार्मोन पे ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है थायराइड पे T3 कैसे काम करेगा, T4 कब काम करेगा, वो सब चीजें। इसके साथ साथ एमएसएन के बाद में जो हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका फाउंडेशन। ऑफ कोर्स हम नर्सिंग में हैं, हम नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हैं, तो फाउंडेशन का क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा, पीडिया का क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा। पीडियाट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेटेज कवर करती है, पहले नहीं आते थे लेकिन अब नॉर्सेट बराबर क्वेश्चन पूछता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछता है। ओबीजी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर सब्जेक्ट को बराबर वेटेज देना है। अब साथ में आता है सर अगर इनको इतना ज्यादा टाइम दिया तो बाकी सब्जेक्ट्स का क्या? सी, जो टॉपिक लेस्ट पोर्शन कवर करता है, जैसे कि कंप्यूटर एक क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश 1-2 क्वेश्चन है, रिसर्च मैनेजमेंट 2-3 क्वेश्चन है, ऐसे टॉपिक को आप लास्ट वीक के लिए रिजर्व रखिए। जब आपका लास्ट वीक आएगा, जिस दिन आपने लास्ट वीक यानी कि जब आपका एग्जाम 7 दिन 8 दिन दूर है, तब आप इन लेसर सब्जेक्ट्स को कवर करिए। इसका मतलब यह नहीं कि इनको आप छोड़ दें, बिल्कुल भी मत छोड़ना। एक क्वेश्चन ही सिलेक्शन करवा देता है और एक क्वेश्चन ही आपको लिस्ट में पीछे भेज देगा। उस पीडीएफ में अगर हमारा नाम देखना तो पढ़ना सब कुछ है, लेकिन वेटेज के अकॉर्डिंग। तो जो सब्जेक्ट्स थोड़े से डिले हैं, जिनमें कम पोर्शन आते हैं, उनको हम लास्ट वीक के लिए रिजर्व रखेंगे। जो सब्जेक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं, मोर वेटेज रखते हैं, उनको हम स्टार्टिंग से पढ़ते रहेंगे। नाउ इन्हीं के साथ साथ जब हम इस पोर्शन के ऊपर चल रहे थे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, यहां से हमारा एंटायर सिलेबस कवर अप हो जाएगा कि हमारे थ्योरी कैसे चलेगी, हमारे नोट्स कैसे चलेंगे। उसके साथ साथ में जब हम कवर कर लेंगे, नाउ यहां से हमने हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, हमारे लूज सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, इन सब के बाद में एक हमारा सब्जेक्ट और रह जाता है कम्युनिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये भी, और कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे नए क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे फिर वो आपका इम्यूनाइजेशन हो, चाहे वो आपसे वैक्सीनेशन पूछे। हमें देख के लगता है कि इनसे भी क्वेश्चन आएगा क्या, और बिल्कुल क्वेश्चन आता है। कंट्रासेप्टिव हो गए, कंट्रासेप्टिव से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एपिडेमियोलॉजी हो गई, डिजीज पोर्शन हो गए, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। अब जब हम ये सब कर चुके हैं, उसके बाद में सर हम कहां जाएं? उसके बाद में जिस चीज पे आप ध्यान दे सकते हैं, फार्मेकोलॉजी। फार्मा बहुत लोग ये मानते हैं कि नहीं पूछे जाती, बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। फार्मा से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और उसमें भी स्पेसिफिकली साइकोफार्मा पूछी जाती है, कार्डियो फार्मा, कार्डियो की फार्मा पूछी जाती है। क्या बीटा ब्लॉकर्स हैं, क्या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, कब देंगे कब नहीं देंगे, बिल्कुल पूछा जाता है। इसके अलावा फार्मा के अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डीओसी। अक्सर आपसे सीधा क्वेश्चन आता है डीओसी फॉर मलेरिया, डीओसी फॉर डीआईसी, डीओसी फॉर एमआई, सीधे सीधे डीओसी पूछता है ड्रग ऑफ चॉइस इस पर्टिकुलर डिजीज में हम क्या देंगे, किस केस के अंदर हम एंजाइटी के अंदर डीओसी क्या रखेंगे। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि वारफेरिन नहीं देते, हिपेरिन देते प्रेगनेंसी में, क्यों डीओसी है, वो वाली चीज। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, एक नंबर सीधा मिल जाता है। और अगर डीओसी नहीं याद है फिर वहां हम कंफ्यूज में रहेंगे
कि प्रेगनेंसी में मदर को उसने पूछा एंटीकोएगुलेंट कौन सा देना है, मैं देख रहा हूँ हिपैरिन है कि वारफेरिन है, हो गया गलत। तो डीओसी बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। और डीओसी के साथ साथ दो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एंटीडोट्स। अगर हमने एंटीडोट्स को क्लियरली नहीं पढ़ा तो वहां से भी बहुत गड़बड़ होती है। क्यों? क्योंकि कुछ डीओसी हमें लगते हैं कि वो सेम होंगे, जो अक्सर स्टूडेंट गलत करते हैं। बहुत ईजी है, हिपैरिन और वारफेरिन, उसी का एग्जांपल ले लीजिए। हिपैरिन का एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट होता है, लेकिन हम लोग बहुत से इवन स्टूडेंट्स क्या जो खुद प्रैक्टिस के अंदर काफी टाइम से, वो लोग गलत कर देते हैं, विटामिन के करके आ जाते हैं। तो दोनों के अंदर आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या है, कैसे काम करता है। डीओसी एंटीडोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। फार्मा के अंदर ही एक और इंपॉर्टेंट चीज है लिथियम एंड डिजॉक्सिन, क्योंकि ये दोनों ड्रग दो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे चेंज करती है। कौन कौन से आपको शायद क्लिक हुआ होगा ये बात सुनते ही, लिथियम और पोटेशियम रेस्पेक्टिवली दोनों ड्रग्स उनके इन्फ्लुएंस को करती हैं, कब हाइपर है कब हाइपो है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी जो हम सुनने को मिलती है अक्सर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर, इनको अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि इससे अच्छा और कोई सोल्यूशन नहीं है आपके सब्जेक्ट्स को, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को, वीक सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने का मेथड। थियोरी टाइम टू टाइम, थियोरी के साथ साथ क्वेश्चंस। थ्योरी कैसे करनी है, शॉर्ट ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्पेसिफिक एग्जाम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जाता है वो क्वेश्चंस। अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करिए, वीक क्वेश्चंस पे ध्यान मत दो। जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, जो आपके लिए हार्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है, उन पे करो, रॉन्ग क्वेश्चंस को करो। जिनकी चल रही है अपनी थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन निकालिए। हाँ, दोनों के लिए मैं एक चीज बोलूंगा, अपनी लिमिट पुश करिए। आपको लगता है कि बस मैं इतना क्वेश्चन कर सकता हूं, नहीं, और आगे बढ़ो, उससे ऑलमोस्ट डबल करने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे पास में जो टाइम है उसको हमें फुल्ली यूटिलाइज करना है, एक मिनट भी हम बर्बाद नहीं कर सकते। बट इसका मतलब ये नहीं कि खुद को एग्जॉस्ट कर ले ना। नाउ यहां तक हमारे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हो गए। नेक्स्ट जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि आपका चौथा पॉइंट, वो है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस का सबसे बेस्ट मेथड है दोस्तों मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज। इससे अच्छी ड्रिल कुछ भी नहीं है आपकी प्रैक्टिस के लिए। नाउ मॉक टेस्ट आपके ऐप के ऊपर, आपके कोचिंग के ऊपर आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं। अकॉन देहरादून के प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। आपकी गाइड बुक के अंदर भी वो चीजें अवेलेबल होती हैं, उनको अच्छे से गो थ्रू होइए। एक दिन एक मॉक टेस्ट जरूर करना है, 1 पेपर अ डे, ये अपनी स्ट्रेटेजी बना लो, मुझे दिन में एक मॉक टेस्ट करना ही है किसी भी हाल में। और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक प्रीवियस ईयर का पेपर, जो पिछला एग्जाम है वो, ये 2 पेपर मुझे पर डे करने ही हैं। अकॉन देहरादून के प्लेटफॉर्म पे अगर आप आएंगे तो वहां आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों अवेलेबल हैं, वो भी पूरे ऑथेंटिकेशन के साथ में, जहां आपको आपके क्वेश्चंस के रैशनल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उससे अच्छे से गो थ्रू होइए। और मैं तो ये कहूंगा भैया, इस टाइम पे अगर आप ये चीज सोच रहे हैं कि यहां से नहीं वहां से करना है, वहां से नहीं यहां से करना है, तो इतना टाइम नहीं है। अपने आप को फुल्ली यूटिलाइज करिए, अपना एक एक मिनट यूज करिए। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके बाद भी अगर आपके पास में टाइम बचता है तो आप जो आपकी गाइड बुक है उसके अंदर भी मॉक पेपर्स मिलते हैं, उनको अच्छे से करिए। जो आपके क्वेश्चंस हैं पर डे, उनको अच्छे से करिए। उसके बाद में आपकी अगर कोई और दूसरी बुक आप पढ़ते हैं तो उनके भी क्वेश्चंस करिए। उसके बाद भी आपके पास टाइम मिलता है तो जब आपके टीचर ने थ्योरी पढ़ाई थी, जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर्स थे, उन्होंने थ्योरी के दौरान आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हैं। आपके टीचर ने अगर आपको 5 क्वेश्चन लिखवाए हैं उस सब्जेक्ट के, उस टॉपिक के, उस डिजीज के, 5 में से 4 एग्जाम में आएंगे, चाहे ऑप्शन के रूप में आए चाहे क्वेश्चन के रूप में आए, आते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करिए। यहां तक बात होती है आपकी प्रैक्टिस की। नाउ इन सब के बाद में भी हमारे मन में थोड़ा सा डाउट तो रहता ही है तो इन द एंड हम भी ह्यूमन बींग्स ही। उस चीज से बचने का एक सिंपल सा मेथड है। नाउ सबसे बड़ा रीजन आता है स्ट्रेस, और इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें सर? मुझे तो टेंशन ही रहती है, मेरा तो दिल धक धक ही करता रहता है, जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, सर मैं कैसे करूंगा, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो इतना ना सोचें। सबसे जरूरी चीज रेस्ट। आपको हर रोज 6 आवर की स्लीप चाहिए। आपके पास में दिन के 18 घंटे हैं, 18 में से अगर आपने 16 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे भी इवन अगर दे दिए खुद को डेली ईमानदारी से, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हम वो करते नहीं हैं। तो ऐसा ना करके अपनी स्लीप कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि इन द एंड है तो ह्यूमन बींग ही, है तो हमारे ब्रेन की, हमारे बॉडी की भी एक लिमिटेड कैपेसिटी, उससे ऊपर नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो
हमारी बॉडी ही वीक रहेगी, हमें ही तकलीफ होगी और हो सकता है एग्जाम टाइम पे हम बहुत ज्यादा बीमार हो जाएं। उससे बचने के लिए डेली का रेस्ट बहुत जरूरी है। सेकंड आता है आपका रिलैक्सेशन। खुद को ओवर एक्सरगेट ना करें, टाइम टू टाइम अपनी बॉडी को रेस्ट दो, मेडिटेट करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, एंजाइटी को संभालिए, उसे मैनेज करिए। अननेसेसरली लोड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बी ऑनेस्ट विद यू। उसके बाद में न्यूट्रिशन, खाना पीना मत छोड़ो भाई। रात का खाना नहीं खाता हूं, नींद नहीं आएगी, पढ़ लूंगा। भूखे पेट बिना हथियार कोई जंग नहीं जीती जाती। ठीक उसी तरह भूखे पेट भी कोई एग्जाम क्रैक नहीं होते। न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, तभी आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, ब्रेन हेल्दी रहेगा, तभी चीजें याद रहेंगी। जब ब्रेन को न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो आप याद क्या रख सकते हो। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इन सब के बाद में लास्ट में जब आप एग्जाम में जाते हैं, आपको रैंडमनेस से बचना है। अब सर ये क्या चीज आ गई? रैंडमनेस का सीधा से आपको एग्जाम सेंटर में 4 बंदे मिलेंगे, 3 बोलेंगे अरे मैं तो 150 करके दूंगा, मेरे तो सारे सही होंगे, मेरा तो 2 क्वेश्चन ही गलत हुए। ऐसे लोगों से बचो, क्योंकि आपको भी पता है 100 में से 98 नहीं आते, 90 क्वेश्चन आते होंगे। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा, नॉरसेट का एग्जाम है, 98-95 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात होती है। हमें सिलेक्शन लेना है, इसलिए अननेसेसरीली उस चीज पे खुद को प्रेशराइज मत करो। लोग दूसरों को स्ट्रेस ही देते हैं, उससे बचिए। आपको एग्जाम में मिलेगा कि एक बंदा बस खटखट खटखट आंसर करे जा रहा है, सेक्शन पे सेक्शन स्विच करे जा रहा है, करेक्शन की उसने सोची ही नहीं। नेगेटिव मार्किंग से बचिए, तो रैंडमनेस से बचिए, नेगेटिविटी से बचिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, स्ट्रेस में आके उल्टे सुल्टे आंसर नहीं लिखने हैं। कीप दिस थिंग इन माइंड एंड आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट। इस एग्जाम के अंदर अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की है, ये 5 पॉइंट अगर आप नॉरसेट 8 के अंदर फॉलो करते हैं, इस नॉरसेट 8 के अंदर आपको सिर्फ ये 5 पॉइंट फॉलो करने हैं। सिर्फ 5 पॉइंट, आपके नोट्स, आपकी गाइड, आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, आपकी प्रैक्टिस और आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। जस्ट फॉलो दीज 5 गोल्डन टिप्स एंड आई प्रॉमिस यू, यू आर गोइंग टू हैव अ सिलेक्शन फॉर योरसेल्फ। आपका सिलेक्शन सोर्स सेट है, एकदम पक्का है। इन 5 पॉइंट्स को आप ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो। अपने टीचर्स पे, अपने कोचिंग पे भरोसा रखिए एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अकॉन देहरादून, जहां सपने हकीकत बनते हैं।